हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्ले लर्नर केटवल। सो दिस इज आयुष राज और हम लोग फिर से वापस हैं आप सभी के सामने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 दैट इज यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर के एमसीक्यू के साथ। सो आपको पता है कि हम एक एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बीट पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट के एमसीक्यू भी कवर किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो उस सीरीज के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। टर्म 1 के हिसाब से हम लोग चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। सो फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा उसको भी कंप्लीट कर लिया। उसमें 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे, उसको एनालाइज किया था, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। उसके पीडीएफ भी बच्चों के पास अवेलेबल। अगर आपने नहीं किया अभी तक डाउनलोड तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारे पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है आपके। उसके बाद हम लोगों ने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी किया था। उसमें आपको बता दो कि उसमें जो एडेड टॉपिक्स है, ठीक है, अरब स्प्रिंग वाला हो गया, चाहे वो 9/11 अटैक्स, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, फर्स्ट गल्फ वॉर, सेकंड गल्फ वॉर, इन सभी टॉपिक्स के एमसीक्यू को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हाँ, इसमें हम लोगों ने अलग अलग लेवल्स पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल, जिसमें टफनेस धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाती है ताकि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन टफ ना लगे वहाँ पर रियल एग्जाम। और साथ ही आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन है उसमें आपको वैरायटी भी देखने को मिलेगा। एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन, एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, तो हर एक प्रकार के क्वेश्चंस उसमें डाले गए हैं। वन लाइनर तो है ही ऑब्वियसली। सो उन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके आप ज़रूर एक बार सॉल्व करिएगा और इस वीडियो के थ्रू भी आप एक्सप्लेनेशन को ज़रूर सुन सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, हमारा जो तीसरा चैप्टर है दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि किताब में अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बट यहाँ पर क्या है कि जो चैप्टर है उसका नाम सीबीएसई के द्वारा बदल दिया गया। इसका नाम है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्टिकुलरली हमें यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ना है। और आपको बता दो कि केवल इस बुक से जो रिलेटेड टॉपिक है वो तो पढ़ना ही है, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए, जो कि सीबीएसई ने अपने एडेड मटेरियल में उसके बारे में दिया, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि आपको क्या करना है कि अगर आप लाइव वीडियो में जुड़े हो तो आपको लाइव चैट में आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में भी आंसर देना है विद क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें, क्योंकि मैं उसको चेक करता हूँ, ठीक है। लाइव चैट में आपके साथ बना रहता हूँ और कमेंट बॉक्स को भी मैं रेगुलरली चेक करता हूँ। तो जो भी बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं उसको भी मैं राइट चेक करता हूँ, ठीक है। और अगर आप गलत दे रहे हो सही दे रहे हो तो उस चीज़ के हिसाब से मैं आपको बताता भी हूँ वहाँ पर, ठीक है। एंड जो बच्चे हमारे साथ वापस पुराने हैं जुड़े हुए, वो तो उन्हें पता ही होगा कि अगर आप लाइव वीडियो में देख रहे हो तो लाइव चैट कमेंट बॉक्स में दोनों आंसर देना है, और जो स्ट्रीम खत्म होने के बाद, मतलब स्ट्रीमिंग के बाद अगर आप देख रहे हो अपलोड होने के बाद, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हाँ, ये चीज़ आप याद रखो कि क्वेश्चन का आंसर देना ज़्यादा ज़रूरी है। सही और गलत होना तो बात की बात है, उसका एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको यहाँ पर दे ही रहा हूँ। आपको उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल जो नॉलेज हो सकता है वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और हाँ, हम लोग केवल ऐसे नहीं क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट का सेकंड हो गया ऑप्शन, सेकंड का बी हो गया, सी हो गया, ऐसे नहीं, बल्कि उसके आसपास की चीज़ें जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके आसपास के टॉपिक्स को, उन सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लेवल 1 का सवाल है, काफ़ी इजी सवाल आएगा आपके सामने। सो पहला प्रश्न है आपके सामने कि यूनाइटेड नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में कब आया, मतलब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी। आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है 17 अक्टूबर 1945, 28 अक्टूबर 1947, 48 अक्टूबर 1945 या फिर 24 अक्टूबर 1945। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा। लाइव चैट में अगर आप लाइव वीडियो के साथ जुड़े हो तो लाइव चैट में आंसर दोगे और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आंसर दोगे, ठीक है। और अगर स्ट्रीमिंग के बाद देख रहे हो तो फिर तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला ही हुआ है, तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर के साथ जरूर उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक। तो चलिए आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में है। काफ़ी आसान सा सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को एग्जिस्टेंस में आया था और उस दिन हम लोग यूनाइटेड नेशंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर 1945, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन, मतलब जो इंडिया है, भारत है, वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर कब बनता है। 1947, 1952, 1950, 1945। तो आपको बताना है कि इंडिया कब मेंबर बनता है। तो आपको बता दो कि इंडिया मतलब फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, मतलब ये जो शुरुआती समय में जितने भी स्टेट्स थे, जितने भी चार्टर पे साइन किया था यूनाइटेड नेशन के, उनमें से भारत भी एक देश था। हालांकि भारत उस समय आज़ाद नहीं हुआ था,
एक आज़ाद मुल्क के तौर पे नहीं था, लेकिन फिर भी एक आप कह सकते हो कि ब्रिटिश इंडिया के तौर पे ही, लेकिन वो इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो इसका सही जवाब होगा 1945। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी सही होता है, 1945। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। सो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि हु मेड दिस स्टेटमेंट। आपके सामने एक कथन, एक स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया। द यूनाइटेड नेशंस वाजंट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू द हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। मतलब संयुक्त राष्ट्र की रचना मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए की गई थी। ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया था? आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है, बैन की मून, कोफी एन्नान, डैग हैमर्सकोजेल या फिर शशि थरूर। तो आपको इन चारों में से आंसर बताना है कि किन्होंने, किस पर्सनालिटी ने इस स्टेटमेंट को दिया है। तो इसका सही जवाब होगा सी, डैग हैमर्सकोजेल। ये जो है ये यूनाइटेड नेशंस के सेकंड सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, याद रखोगे। और ये किस देश से आते हैं? ये आते हैं स्वीडन से। ठीक है, और इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था कि यूनाइटेड नेशन कोई ऐसी संस्था नहीं है कि दुनिया को स्वर्ग में ले जाएगी या एक दुनिया आइडल दुनिया यूटोपिया वाला सिचुएशन क्रिएट कर देगी पूरी दुनिया में। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि पूरी दुनिया में एक तरह से स्वर्ग जैसा बना देगी उसको। नहीं, बल्कि ये दुनिया को नर्क बनने से रोकने के लिए, ठीक है, कि खराब सिचुएशन ना हो, वर्ल्ड पीस मेंटेन रहे, वर्ल्ड में कहीं भी हॉस्टिलिटी या फिर कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन राइट वॉलेशन, ये सारी चीज़ें ना हो। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया को स्वर्ग ले जाने के लिए, बल्कि नर्क जैसे सिचुएशन से बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना करी गई। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और इन्होंने कहा था, ये हमारे जो यूनाइटेड नेशन है उसके सेकेंड सेक्रेटरी जनरल। ठीक, चलिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन। ये आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज हु। ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज इन। ये काफी आसान सवाल लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें गलती भी करते हैं। तो हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड नेशन का कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, जिनेवा या फिर वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। तो बेसिकली आप सेक्रेटेरिएट कहो या हेडक्वार्टर्स कहो, बात कमोवेश एक ही चीज़ है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो हेडक्वार्टर्स है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है न्यूयॉर्क में। तो आपको पता होना चाहिए द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, दैट इज इन न्यूयॉर्क सिटी। राइट, अमेरिका में है न्यूयॉर्क। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फिफ्थ क्वेश्चन है, क्योंकि लेवल फर्स्ट है तो काफ़ी हम लोग आसान सवाल अभी देख रहे हैं और ये वन लाइनर, लेकिन इसको भी आपको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है और अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। अगर आप एक कॉपी मेंटेन कर रहे हो तो उस कॉपी में आपको ज़रूर लिख लेना है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में हमारे लिए डाइसी हो सकते हैं। बिकॉज एग्जाम कैसा होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो ये बाइनरी वाला होगा। या तो आपको 1 नंबर मिलेंगे या तो 0 नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ कम मिलेंगे कुछ ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपको या तो आता है तो फिर आपको 1, या फिर गलत हुआ तो 0। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है कि हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। मतलब अभी के समय में संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है एंटोनियो गुटरेस, ट्रिग्वे लाई, बान की मून, कोफी अन्नान। आपको बता दूं कि ये चारों ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रह चुके हैं या इनमें से एक हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन अभी के समय में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एंटोनियो गुटरेस इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वैसे आपको बता दूं सेक्रेटरी जनरल का जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए, मतलब उनका कार्यकाल जो होता है ना 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन इनको एक्सटेंशन दे दिया गया है, ये अगले और 5 साल के लिए बने रहेंगे। ठीक है, तो मतलब ये 10 सालों का इनका कार्यकाल होने वाला है। अभी हाल ही में अब इनका खत्म होने वाला था एंटोनियो गुटरेस का 2022 में, इनको 5 साल का एक्सटेंशन और दे दिया गया। मतलब आगे 2027 तक ये बने रहेंगे अगर सब कुछ सही रहा तो। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एंटोनियो गुटरेस इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस लिंक थी कि करंट यूएन सेक्रेटरी जनरल हेल्स फ्रॉम विच कंट्री। मतलब वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो आपको पता है एंटोनियो गुटरेस, वो किस देश से संबंधित है? साउथ कोरिया, स्वीडन, नॉर्वे और इज इट पोर्चुगल। तो आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या होगा। एंटोनियो गुटरेस किस देश से संबंधित? इसका
इसका सही जवाब होगा पोर्चुगल, पुर्तगाल से संबंधित है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि हमारे अभी के वर्तमान जो महासचिव है संयुक्त राष्ट्र के वो पुर्तगाल के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ प्रोड्यूसर टू द यूनाइटेड नेशन, मतलब किस संगठन को संयुक्त राष्ट्र के पूर्ववर्ती संस्था के रूप में जाना जाता है, संगठन के रूप में जाना जाता है। वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन, लीग ऑफ नेशन, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन की प्रोड्यूसर किसको माना जाता है, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन, लीग ऑफ नेशन, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन या इनमें से कोई। तो संयुक्त राष्ट्र से पहले या कह सकते हो उसके पूर्ववर्ती जो एक तरह से संस्था या संगठन थी, ठीक है, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दरअसल वुडरो विल्सन जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक स्पीच दिया था जिसको 14 पॉइंट्स स्पीच कहा जाता है, और बेसिकली उसमें उन्होंने इस चीज़ के बारे में कहा था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशन ना होने दे। वुडरो विल्सन ने ये 14 पॉइंट स्पीच कब दिया था, बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दिया था। तो उसमें उन्होंने एक ऐसी संस्था की परिकल्पना करी थी जो कि वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशन को ना होने दे। तो उसके बाद एग्जिस्टेंस में आता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, लीग ऑफ नेशन। 1919 में बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से ही एक तरह से उसी वुडरो विल्सन की उसी स्पीच से ही निकल के ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की चीज़ें निकल के आती हैं एंड लीग ऑफ नेशन भी निकल के आता है। तो 1919 में लीग ऑफ नेशन की बात आती है और 1920 में फॉर्मली इसको स्थापित कर दिया जाता है लीग ऑफ नेशन को। हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है बिकॉज इसमें अमेरिका भी नहीं ज्वाइन हुआ था। सोच सकते हो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस चीज़ का विजन दिया था लेकिन अमेरिका ज्वाइन नहीं कर पाते बिकॉज अमेरिकन कांग्रेस ने इस चीज़ की अनुमति नहीं दी। अमेरिकन कांग्रेस मीन्स पार्लियामेंट, सो उसने इस चीज़ की अनुमति नहीं दी कि अमेरिका को ज्वाइन करना चाहिए लीग ऑफ नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद अमेरिका खुद नहीं ज्वाइन किया और सोच सकते हो कि अमेरिका नहीं ज्वाइन कर रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या ही अस्तित्व रह जाएगी। हालांकि और भी कुछ कारण है जिसके कारण लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है। लीग ऑफ नेशन फेल होने का एक कह सकते हो कि प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है 1939 से 45 के बीच में, तो लीग ऑफ नेशन तो फेल ही हो गया ना। तो फिर उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस में आता है 1945 24 अक्टूबर को। तो इसलिए कहा जाता है यूनाइटेड नेशन से पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी, लीग ऑफ नेशन। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर कौन है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो इस चीज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 8th नंबर क्वेश्चन कि विच ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन एज अ ब्रेडन वुड ट्विंस, मतलब ब्रेडन वुड के जुड़वा संतानों के रूप में इनमें से किन संगठनों को जाना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, दैट इज ऑप्शन ए ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड IMF, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, यूनाइटेड नेशंस एंड यूनिसेफ या फिर वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशंस। तो आपको बताने कि इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। आई होप कि आप लोग कमेंट बॉक्स में और लाइव चैट में आंसर दे रहे हो, क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करते हैं। ठीक है, सो आपको बताने कि ब्रेडन वुड ट्विंस के नाम से कौन सी संस्थाएं जानी जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई 1944 से लेकर 22 जुलाई 1944 तक अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्टेट में एक जगह है जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स। वहाँ पर दुनिया के 44 देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर जुटे थे और उन्होंने बेसिकली कुछ संस्था को बनाने की वहाँ पर परिकल्पना करी थी और उन्हीं कॉन्फ्रेंस से निकल के 2 ऑर्गेनाइजेशन निकलती है जिसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा IMF एंड वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक एंड IMF बनाने की यहीं पर बातें हुई थी। हालांकि यहाँ पर एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करी गई थी जिसका नाम था या जिसका नाम होने वाला था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि ये संस्था कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकी। उसके बाद गैट उसके जगह पर बनाया गया एक एग्रीमेंट करके और उसके बाद फाइनली 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो केवल 2 ही ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से निकली, दैट इज वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो आप इस चीज़ के बारे में याद रखो। दरअसल ऐसा क्यों प्रपोज किया गया था, बेसिकली हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, पूरी दुनिया की जो इकॉनमी थी मेजरली ज़्यादातर जो अर्थव्यवस्थाएं थी पूरी तरह प्रभावित हुई थी। तो इंटरनेशनल ट्रेड को और ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, दुनिया में जो भी देश तबाह हुए हैं उनको फाइनेंस करने के लिए, वहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कुछ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत थी। तो यहीं पर ब्रेटन वुड ट्विंस के तौर पर एक 2 संस्थाएं बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती हैं जिसको वर्ल्ड बैंक एंड IMF के तौर से जाना जाता है। IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक। और एक चीज़ वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ना ये किस चीज़ के लिए देती है,
ये कंट्रीज का जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब क्या हुआ कि कंट्री के पास जब फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाता है दुनिया से इंपोर्ट करने के लिए, तो उस समय में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको फंड करेगी, मतलब आपको पैसे देगी, लोन देगी। और वर्ल्ड बैंक बेसिकली पर्टिकुलरली लोन देती है रीडेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये जो इसका नाम है वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आपको रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए लोन देती है। तो ये चीज़ है, बेसिक सा डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 9th नंबर सवाल है आपके सामने। द यूनाइटेड नेशंस वाज सेट अप थ्रू द साइनिंग ऑफ यूएन चार्टर बाय हाउ मेनी स्टेट्स, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि दुनिया के कितने राज्य या कितने देश थे उन्होंने यूएन चार्टर पर साइन किया था और उसके बाद यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस में आए थे। 61 स्टेट, 51 स्टेट, 71 स्टेट और इज इट 81 स्टेट? तो आपको जवाब देना है। आई होप कि आप लोग कमेंट बॉक्स में और लाइव चैट में आंसर दे रहे हो। आपको पता होना चाहिए इसमें थे 51 स्टेट। हालांकि 50 स्टेट्स ने एक साथ किया था और पोलैंड बाद में ऐड हुआ था। तो एनीवे 51 स्टेट्स ने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पे साइन किया था। तो इन 51 स्टेट्स को माना जाता है कि दोज वर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं और लेवल फर्स्ट का सबसे आखिरी सवाल है। इसके बाद हम लोग लेवल 2 में प्रोसीड। हिजबुल्लाह इज अ मिलिट्री ग्रुप बेस्ड इन, तो ये इस चैप्टर में आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाया गया था जिसमें यूनाइटेड नेशन की इनकेपेबिलिटी या जो डिसीजन लेने में जो लथार्जीनेस है उसके बारे में सिम्बलाइज किया गया था। सो उसी में आपको नीचे में जब कैप्शन लिखा गया उसी में आपको हिजबुल्लाह के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको हिजबुल्लाह के बारे में बताया। ये एक आतंकी संगठन है, बेसिकली एक सैन्य समूह है। तो ये कहाँ पर स्थित है या कहाँ किस देश से संबंधित है? सीरिया, अफगानिस्तान, इजराइल और लेबनान। ठीक है, तो आपको इसका जवाब देना है। दरअसल ये हिजबुल्लाह एक सैन्य समूह है जो कि लेबनान में बेस्ड है और ये बेसिकली इजराइल पे इनका मसला चलता रहता है। तो इजराइल ने हमला करा था 2006 में, बिकॉज एक तरह से हिजबुल्लाह ने ही एक तरह से प्रोवोक किया था इजराइल को, फिर इजराइल ने रिटेलिएट किया। तो उस चीज़ के बारे में फिर यूनाइटेड नेशन में जब ये बातें आई तो यूनाइटेड नेशन ने काफ़ी लेट से निर्णय लिया था। तो ये बस इसी चीज़ को दिखा रहा था कि इन इफेक्टिवनेस और इन कैपेबिलिटी को सप्लाइज कर रहा था। और ये बेसिकली 2006 की बात है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेवल 2 पे चलते हैं और लेवल 2 के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं और हम लोग थोड़े से इसके टफनेस को इंक्रीज करते हुए चल रहे हैं। सो आपको कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं किसके रिगार्डिंग? IMF। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग IMF? मतलब आपसे IMF के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो इंडिया बिकेम ए मेंबर इन 1950। इंडिया IMF का 1950 में मेंबर बना। नेक्स्ट, ईच मेंबर कंट्री हैज वन वोट व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन, मतलब कोई भी निर्णय लेते समय प्रत्येक सदस्य देश का एक मत होता है, मतलब वोट अगर करी जाएगी तो हर एक कंट्री का एक वोट होता है। थर्ड, इट वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, मतलब ये ब्रेटन वुड सम्मेलन के दिमाग की उपज थी। या फिर चौथा, यूके हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, तो एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस का भी फाउंडिंग मेंबर है और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में भी इंडिया ने रिप्रेजेंट किया था, मतलब इंडिया वहां पर भी गई थी और वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, जो वर्ल्ड बैंक और IMF है, उन दोनों की ही फाउंडिंग मेंबर रही है। ठीक है, हालांकि इंडिया आज़ाद नहीं हुआ है, 1947 में इंडिया आज़ाद होता है ना, तो उससे पहले ही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस या यूनाइटेड नेशन, ये सारी संस्थाओं का भारत एक फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखोगे तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि इसमें लिखा हुआ 1950 में नहीं। IMF का जो एक तरह से मेंबर है वो 1944 में ही जब IMF को बनाने की बात आई थी तो उसके बाद से ही वो बन गया था इंडिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि ईच मेंबर कंट्री हैज़ वन वोट। नो सर मैम, हर एक मेंबर कंट्री का यहाँ पे वन वोट नहीं होता। ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है IMF के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा पैसा आप वहाँ पर पुट करोगे ना तो आपके वोट की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हर एक वोट का एक वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब ये एक ट्रू मैनर में आप इनको एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आप जितना पैसा पुट करोगे उस संस्था में तो आपका वोटिंग शेयर उतना ज़्यादा होगा, मतलब आपकी बात उतनी ज़्यादा चलेगी। तो यहाँ पर एक सदस्य देश का एक मत नहीं होता है और डी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पर यूके का नहीं है बल्कि यूनाइटेड स्टेट का। ऑब्वियस है यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज वोट है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने ही सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास जमा किया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी जब डिसीजन लिया जाता है तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की बात काफ़ी ज़्यादा सुनी जाती है, उनका वेटेज ज़्यादा होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के ही दिमाग की उपज थी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि IMF ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संस्थानों में से एक है।
दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 12th क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट करना है। विद इन द यूएन द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, पार्डन इट शुड बी यूएस, इज कंसिडरेबल, चूज द इनकरेक्ट रीजन फॉर द सेम। मतलब आपको बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटेड स्टेट्स का जो इन्फ्लुएंस है ना वो काफी ज्यादा है। ठीक है, सो आपको बताना है कि इनमें से उससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट रीजन फॉर द सेम, या मतलब करेक्ट रीजन कौन सा नहीं है। द यूएस इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन, इसके कारण से द यूएस हैज मेनी नेशनल्स इन द यूएन ब्यूरोक्रेसी, यूएस वाज द लीस्ट पावरफुल कंट्री व्हेन द यूएन केम इनटू बीइंग, या फिर द यूएन इज फिजिकली लोकेटेड विद इन द यूएस टेरिटरी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका सर्वोच्च योगदान करता है, मतलब सबसे ज्यादा फंड यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका ने दे रखा है। संयुक्त राष्ट्र की नौकरशाही में, द ब्यूरोक्रेसी में अमेरिका के कई नागरिक हैं, या फिर संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व में आने पर या उस समय अमेरिका सबसे कम शक्तिशाली देश था, या संयुक्त राष्ट्र भौगोलिक रूप से अमेरिकी क्षेत्र में स्थित है। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट रीजन है? आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में ज्यादा जो दादागिरी एक तरह से है ना वो यूनाइटेड स्टेट्स की। ठीक है, तो उसके पीछे जो कारण है वो ए और उसके बाद बी और डी, ये तीनों ही कारण आप कह सकते हो। ठीक है, पहला कारण है कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, बिल्कुल यूनाइटेड नेशन में सबसे ज्यादा जो पैसा देता है ना फंड वो यूएस देता है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे लोग यूएन के साथ काम करते हैं, तो ये भी एक इन्फ्लुएंस करने का एक जरिया है। एंड चौथा स्टेटमेंट है कि यूएन इज फिजिकली लोकेटेड, अभी मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो न्यूयॉर्क जो है ना वो अमेरिका में तो ही है। ठीक है, तो इस कारण से भी यूएस उसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। सी ऑप्शन जो है ना वो काफी इलॉजिकल है। सी ऑप्शन को अगर आप देखेंगे, अगर आपको आपने इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है, चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, तो फिर भी आप सी ऑप्शन को टिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व में आने के समय पर अमेरिका सबसे कम शक्तिशाली देश था। भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है? अमेरिका उस दौरान में सुपर पावर हुआ करता था, तो वो सबसे कम शक्तिशाली देश होगा? नॉट पॉसिबल। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग 13th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 13th क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द वीटो पावर। तो आपको पता है कि वीटो पावर है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अभिन्न हिस्सा है, या कह सकते हो कि अभी तक के लिए तो इंटरेस्टिंग। सो वन वीटो कैन इंस्टॉल ए सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, मतलब एक वीटो सुरक्षा परिषद के किसी प्रस्ताव को रोक सकता है। आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। नेक्स्ट, सेक्रेटरी जनरल यूजेस दिस पावर व्हेन नॉट सेटिस्फाइड विद एनी, मतलब महासचिव संयुक्त राष्ट्र के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो किसी भी निर्णय से संतुष्ट न होने पर इस शक्ति का उपयोग करते हैं। थर्ड स्टेट, ओनली द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल पोजेस द वीटो पावर, मतलब केवल सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के पास वीटो पावर होता है। एंड चौथा, इट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव पावर, ये एक तरह की नकारात्मक शक्ति। तो आपको बता दूं कि दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं जो परमानेंट होते हैं। आप इस चीज को याद रखिए। 5 कितने होते हैं? 5 मतलब परमानेंट होते हैं, 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो 5 है ना परमानेंट, उनके पास ये होता है वीटो राइट। तो वीटो राइट क्या होता है? मतलब क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन में मान लो कोई भी रिजोल्यूशन है, कोई प्रस्ताव आए कि ये ऐसा ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक रिजोल्यूशन आया, वोटिंग होगी। अब ये वोटिंग जब होगी ना, तो मान लीजिए कि 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज है, उन्होंने कह दिया कि ठीक है ये चीज होना चाहिए। 5 परमानेंट कंट्री में से 4 ने कह दिया कि हाँ ये चीज होना चाहिए। अगर उस 5 परमानेंट में से एक ने भी कह दिया कि ये चीज के खिलाफ, या मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वो चीज होगा ही नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि एक तरफ 14 लोग हैं और केवल एक अगर परमानेंट वाला अगर मेंबर अगर उस चीज के खिलाफ वोट कर देता है, वीटो लगा देता है, तो फिर वो रिजोल्यूशन वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब वो रिजोल्यूशन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये पावर होता है वीटो राइट, मतलब किसी भी रिजोल्यूशन को वो स्टॉल कर सकता है या उसको रोक सकता है। तो पहला देखते हैं, वन वीटो कैन इंस्टॉल सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन। बिल्कुल, वीटो पावर जो होता है ना वो किसी रिजोल्यूशन को रोक सकता है, चाहे उसके फेवर में कितने भी कंट्रीज हों, लेकिन परमानेंट के पास इतना पावर है कि वो किसी रिजोल्यूशन को रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लीजिए अफगानिस्तान में जैसे अभी तालिबान जो है ना उसने सत्ता को अपने हाथों में ले लिया।
तो अब ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फॉर एग्जांपल के लिए कि एक रिजोल्यूशन आता है कि हम लोगों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, अफगानिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए। तो भले 14 कंट्री परमिशन दे दे, लेकिन परमानेंट में से एक भी परमानेंट मेंबर, जो 5 परमानेंट है उसमें से एक भी परमानेंट मेंबर कह दे कि नहीं, तो दरअसल इसका नतीजा यही निकला कि अफगानिस्तान में अटैक नहीं। तो ये है वीटो राइट। तो एक वीटो सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन को रोक सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर आप देखोगे इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव पावर, तो आप ऑब्वियसली समझ रहे हो नेगेटिव पावर है, दरअसल आपके इस रिजोल्यूशन को रोकने की चीज है वीटो पावर। उसके बाद सी, मैंने अभी बताया कि परमानेंट मेंबर के पास ही वीटो पावर होते हैं, नॉन परमानेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं होता, वीटो राइट्स उन्हीं के। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में और लाइव चैट में जल्दी से बताइए कि 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन हैं, उनका नाम जल्दी से बता दीजिए। चलिए, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, सेक्रेटरी जनरल यूजेस दिस पावर व्हेन नॉट सैटिस्फाइड विद एनी डिसीजन। मतलब सेक्रेटरी जनरल के पास पावर ये नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, सेक्रेटरी जनरल नहीं। सर मैम, मैंने अभी बताया था आपको कि वीटो राइट परमानेंट मेंबर्स के पास होता है, सेक्रेटरी जनरल का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इस कारण से इनकरेक्ट पूछा था, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। और हाँ, मैंने अभी क्या पूछा, 5 परमानेंट मेंबर के नाम। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी कई बार इसके बारे में बताया कि 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये 5 कंट्री जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें। चलिए अब हम लोग 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग वुड गिव मोर वेटेज टू इंडियाज प्रपोजल फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन इंडिया ने कई सालों से प्रयत्न ये कर रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में उसको एक परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। हाँ, नॉन परमानेंट मेंबर तो अभी भी है। इंडिया, आपको बता दो कि 2022 तक 2 सालों के लिए बेसिकली चुना जाता है। जो मैंने बताया ना अभी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर होते हैं वो 5 कंट्री और नॉन परमानेंट जो होते हैं वो 10 कंट्री। तो ये परमानेंट तो भाई वो तो अनलिमिटेड टाइम के लिए रहेंगे, और 10 जो नॉन परमानेंट होते हैं वो 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। तो इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर है, चुना गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे, और 2022 तक रहेगा, 2022 के दिसंबर तक भारत नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। लेकिन चाहता है भारत कि हम एक परमानेंट मेंबर बने। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा वेटेज देता है? न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इट इज लोकेटेड इन एशिया, इट हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ द यूएन सिंस इट्स इंसेप्शन, या फिर इंडिया ग्रोइंग पावर एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई इंडिया को, तो इंडिया को परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए, ये नहीं होगा। एशिया में है केवल इसलिए बना देना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन का शुरुआत से मेंबर बना हुआ है, इसके कारण से इसको मेंबर बना देना चाहिए परमानेंट, नहीं, ये भी नहीं होगा। दरअसल इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने में ये सबसे अच्छा एक रीज़न दिया जा सकता है कि इंडिया का पावर बहुत ग्रो कर रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी स्टेबल रहा है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं, और इकोनॉमिक पावर भी ग्रो कर रहा है। तो इस कारण से इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं लेवल 2 के लास्ट सवाल की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग WTO। WTO के बारे में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? गैट इज द प्रोड्यूसर ऑफ WTO, मतलब गैट विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती है। उसके बाद दूसरा है WTO हैज इट्स हेडक्वार्टर इन वियना। WTO का मुख्यालय जो है वो वियना में है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही। आई होप कि आप सभी लोग लाइव चैट में और कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे होंगे, और आंसर के समय क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें। गैट के बारे में आपको बता दूं, इट इज नोन एज जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ही बात उठी थी कि हम लोग IMF और वर्ल्ड बैंक तो बनाए रहे हैं, साथ ही साथ ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। हालांकि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जो बात आई तो ठीक है, लेकिन अमेरिका ने इसको ज्वाइन नहीं किया। तो अमेरिका ने ज्वाइन नहीं किया तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन की बात ही या फिर उसका औचित्य कुछ नहीं रह जाता। अमेरिका उस जमाने में इतना पावरफुल हुआ करता था। तो फिर जो बाकी जो देश इसके लिए राजी थे, तो लोगों ने एक बोला कि चलो ठीक है, अभी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बनाते हैं या नहीं बन पाया, तो हम लोग एक एग्रीमेंट कर लेते हैं ट्रेड करने के लिए। हमारे देश, दोनों देशों के बीच में जो भी ट्रेड होंगे या जो भी उसके मेंबर हैं, सो उन देशों के बीच में जो ट्रेड होगा, टैरिफ्स किस तरह से लगाए जाएंगे। टैरिफ अर्थात
एक तरह से टैक्स आप समझो या ड्यूटीज, तो वो किस प्रकार से लगाए जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट से काम चला लेते हैं, और जब अमेरिका तैयार हो जाएगा तो फिर हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे बाकायदा, ठीक है। तो एक एग्रीमेंट से ही काम चल रहा था। तो इस चीज़ को याद रखोगे कि गैट कब आया, 1948 में। तो 1948 से गैट चलता रहा, चलता है, ये चीज़ है। फाइनली क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन की बात है वो फाइनलाइज होती है 1995 में। एक ऑर्गेनाइजेशन बन के आती है जिसका नाम होता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1995। तो ये तब तक गैट से काम चल रहा था, तो ये क्या एग्रीमेंट था, ऑर्गेनाइजेशन क्या आई, WTO। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि गैट ही प्रेडिसेसर है WTO का। WTO 1995 में आती है, इस चीज को आप याद रखो, ठीक है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा जा रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि WTO हैज इट्स हेडक्वार्टर इन वियना। नो सर, मैम वियना में नहीं है, जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का हेडक्वार्टर्स। तो आपका सही जवाब होगा ओनली वन, कि आपका पहला स्टेटमेंट ही केवल सही। आई होप कि आपने सही जवाब दिया होगा। नाउ चलिए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं लेवल 3 की ओर, और लेवल 3 का पहला सवाल है, आपको सामने एक पिक्चर है, लोगो है बेसिकली। तो आपको बताना है कि ये लोगो किस संस्था का है, दिस लोगो बिलोंग्स टू विच ऑर्गेनाइजेशन। के सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, UN, WTO, IMF और इज इट यूनिसेफ। तो आपको बताना है कि सही जवाब क्या होगा। काफ़ी आसान सा सवाल है, तो आपको बताना है। और हाँ, एक चीज़ आप याद रखो कि ये जो है ना, ये दोनों साइड, ये क्या है, ओलिव ब्रांचेस हैं, और ओलिव ट्री जो होता है ना, वो पीस का प्रतीक होता है, ठीक, पीस का। और ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये वर्ल्ड मैप। तो दरअसल ये जो लोगो है, ये वर्ल्ड पीस को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशंस का लोगो है। आपको थोड़ा बहुत लोगो के बारे में आइडिया होना चाहिए। इस चैप्टर में जो भी लोगोज दिए गए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। आप उसको एक बार देख लो, और कुछ थोड़ा बहुत आप एक निमोनिक्स बना के उसको याद भी रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं 17th क्वेश्चन पे। ये आपके सामने एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग काफ़ी इंक्लूसिव क्वेश्चंस को सेट करते हैं, ताकि जो भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो उन सारे टाइप के यहाँ पर ऐड किया जाता है। तो कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि द मैसेज दैट दिस पिक्चर गिव्स इज, मतलब ये चित्र जो संदेश देता है वो क्या है, ठीक है। सो denuclearization of the world is needed, use of military power to control the world, believe in peace and moving ahead together, या colonization of the world is not to be appreciated। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या सही जवाब होगा, मतलब ये पिक्चर किस चीज़ का मैसेज दे रहा है, कि दुनिया के परमाणु मुक्त होने की ज़रूरत है, या दुनिया को नियंत्रित करने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग, या शांति में विश्वास रखें और साथ साथ आगे बढ़े, या फिर दुनिया के औपनिवेशीकरण की सराहना नहीं की जानी चाहिए। तो अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखोगे तो आपको एक साइड में क्या दिखेगा, एक साइड में तो ये साहब ना यूनाइटेड नेशंस का लोगो लिए हुए हैं, और दूसरे साइड में वॉर का एक मतलब पंजाब उनके हाथ में बना हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, इफ द राइट वन डोंट गेट यू, मतलब यूनाइटेड नेशन से बात नहीं बनती है तो फिर क्या होगा कि वॉर से ही बात बनेगी। तो दरअसल ये ऑप्शन बी को सिंपलाइज कर रहे हैं कि यूज ऑफ मिलिट्री पावर टू कंट्रोल द वर्ल्ड, मतलब दुनिया को कंट्रोल करना किस चीज़ के थ्रू, वॉर के थ्रू। तो ये पिक्चर इस चीज़ का सिंपलाइजेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग 18th क्वेश्चन आते हैं, और असरसन रीजन का प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है। असरसन है, ऑल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव वन वोट, हाउएवर द परमानेंट मेंबर्स कैन वोट इन अ नेगेटिव मैनर, मतलब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों का एक मत होता है, हालांकि स्थायी सदस्य नकारात्मक तरीके से मतदान कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद है रीजन कहा जा रहा है, द डेवलपिंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज एट मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब प्रश्न आपके सैम्पल पेपर में, तो उसको भी इंक्लूड कर दिया गया ताकि आप उसको रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन है, तो हमारा तरीका क्या रहा है, हमेशा से हम लोग स्टेटमेंट फर्स्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैव वन वोट, ये भी बात सही है, और जिसमें से परमानेंट मेंबर होते हैं ना, वो निगेटिव मैनर में वोट कर सकते हैं, इसका मतलब हो गया वीटो पावर का यूज कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि द डेवलपिंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज एट मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो विकासशील देश है ना, तो उनका विकास का अलग अलग स्तर होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि जितने भी विकासशील देश, जैसे मान लो कि इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, चाइना है, मेक्सिको है, ब्राज़ील है, साउथ अमेरिका है, श्रीलंका है, तो सभी विकासशील देशों का अलग अलग स्तर होता है। ऐसा थोड़ी है कि सभी विकासशील देश एक ही लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे है, नहीं, कोई थोड़ा सा आगे है, कोई थोड़ा सा पीछे है,
कोई ज़्यादा ही पीछे है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती है। तो हर एक कंट्री का अपना अपना लेवल होता है, अलग अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हमको क्या करना है कि दोनों स्टेटमेंट जैसे ही सही है तो सी और डी ऑप्शन को काट देना है कि भाई वो तो होगा ही नहीं। अब आपको बिठाना है कि रीजन जो है ना, क्या वो सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का। बिकॉज अगर के देखो, all member of the United Nations have one vote, however the one members can vote in a negative way because the developing world consists of countries that may different develop। कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है, मतलब इन दोनों में कोई लिंक नहीं लग रहा है। पहला जो स्टेटमेंट है वो बात कर रहा है यूनाइटेड नेशन में वोटिंग पैटर्न की, दूसरा है कि वो डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो कोई ऐसा लिंक आपको नहीं मिलेगा, और जैसे ही लिंक नहीं मिला उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि असर्शन और रीजन तो करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन का। तो ये चीज़ आप याद रखो, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का अगेन सवाल। द सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंट्स कंटेम्पररी पॉलिटिकल रियलिटी, मतलब सुरक्षा परिषद जो है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, वो समकालीन राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब अभी के समय में जो पॉलिटिकल रियलिटीज है ग्लोबल पॉलिटिक्स की, उस चीज को सही ढंग से रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटी काउंसिल। रीजन है द स्ट्रेंथ ऑफ यूएनएससी इज 15, मतलब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रेंथ है वो 15 है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट 2 करके। स्टेटमेंट 2 अगर आप पढ़ोगे तो तभी से मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की स्ट्रेंथ जो होती है ना वो 15 होती है, ठीक है। एक ज़माने में 11 हुआ करता था, जब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल शुरुआती दिनों में था तो 11 स्ट्रेंथ हुआ करती, लेकिन बाद में उसको इंक्रीज करके 15 कर दिया गया, जिसमें से P5 होते हैं, परमानेंट 5 होते हैं और नॉन परमानेंट उसमें 10 कंट्रीज होते हैं, तो टोटल 15 है। तो दूसरा रीजन तो सही है। स्टैंडर्ड फोर्स देखते हैं कि द सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंट्स कंटेम्पररी पॉलिटिकल रियलिटीज। नहीं, यही तो दिक्कत है कि सिक्योरिटी काउंसिल अभी के समय के पॉलिटिकल रियलिटीज को रिप्रेजेंट नहीं करती है। दरअसल उस जमाने की जो रियलिटी थी उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही। आज के समय में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफी मेजर रोल प्ले करते हैं, बट उनको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ। जैसे आप अगर आप कहोगे इंडिया हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ब्राज़ील हो गया, सारे कंट्रीज बेचारे उनको आज तक सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल पाई। तो ये अभी के समय की जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ है उसको ये सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है जिसके कारण सिक्योरिटी काउंसिल को क्रिटिसाइज किया जाता है, इंडिया भी क्रिटिसाइज करता है। अभी जैसे मोदी जी अभी सितंबर में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है तो उसमें मोदी जी भी गए थे, उसमें भी उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया था कि सिक्योरिटी काउंसिल का एक तरह से आप कह सकते हो कि उसका रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला जो असर्शन है, पहला जो स्टेटमेंट है वही गलत है। तो जैसे ही पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बिकॉज असर्शन इज इनकरेक्ट एंड द रीजन इज करेक्ट, ठीक। चलिए आप हम लोग पहुंच गए हैं इस सेशन के लास्ट प्रश्न की ओर। 20th क्वेश्चन है आपके सामने। Assertion, it means statement first. The US has used the veto power most number of times, मतलब अमेरिका ने सबसे ज़्यादा बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, और रीजन बताया जा रहा है कि 1 वीटो कैन इंस्टॉल ए सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन। सो कंसिडर करना है आपको इन दोनों स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट 2 अगर पढ़ोगे तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि एक वीटो सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन को इंस्टॉल कर सकता है। एक भी वीटो अगर लग गया परमानेंट 5 की तरफ से तो सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि द यूएस हैज़ यूज्ड द वीटो पावर मोस्ट नंबर टाइम। नो सर मैम, ये चीज़ गलत है। दरअसल वीटो पावर का सबसे ज़्यादा बार जो यूज़ है वो यूएसएसआर ने किया है, ठीक है। तो पहला रीज़न जो मतलब असर्शन जो है, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी। आपके सामने ये पिक्चर है, इसमें आप देख भी सकते हो यूएसएसआर ने इसको 135 टाइम्स इसको यूज़ किया है, यूएसएसआर और रशिया को मिला। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है 84। तो आप देख सकते हो कोल्ड वॉर के समय में किस प्रकार की राइवलरी रही होगी। कोई भी एक रेजोल्यूशन आता था तो यूएसएसआर के अगेंस्ट में आएगा तो यूएसए सपोर्ट करता था, यूएसएसआर उस चीज़ को ड्रॉप करवा देता था, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद थर्ड नंबर पे यूके ने किया, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद चाइना ने 11 बार इस चीज़ को यूज़ किया है, और ये डेटा 2018 तक का डेटा है, ठीक है। तो आप याद रखोगे सबसे ज़्यादा बार रशिया ने किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नहीं किया यूएसएसआर, ठीक। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे, यूएसएसआर और रशिया ने ही सबसे ज़्यादा बार किया। तो दैट्स इट इन दिस लेसन। आपको पता है कि इन सेशंस के पीडीएफ जो है वो कहाँ पर मिलेंगे, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में आपको एक ड्राइव लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इन जो पीडीएफ्स है, इन एमसीक्यू के पीडीएफ्स है वो डाउनलोड कर सकते हो और अपने प्रैक्टिस के लिए उनका यूज़ कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप इन वीडियोज़ को दोबारा में रिवाइंड करके ज़रूर देखें, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टिल लर्निंग, स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।